ठीक है। तो ये हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, लेट्स कंटिन्यू। तो हम कह रहे हैं डीबीएमएस के बारे में बात कर रहे थे। डीबीएमएस के बारे में आप सबसे पहले ध्यान रखिए, डीबीएमएस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस, किसको मैनेज करता है? डीबी को, यानी डेटाबेस को। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डीबी में डेटाबेस मैनेज करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक और बात बताए थे, स्टोर्स एंड रिट्राइव्स। देखिए, किसी भी चीज को डिफाइन करने में आपको व्हाट, हाउ, व्हाई, बस इतना चीज डिफाइन करना पड़ता है। जैसे व्हाट डीबीएमएस है क्या, तो आप क्या बोल सकते हैं? सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस डेटाबेस, या फिर सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस डीबी, ठीक है। फिर आप क्या बोल सकते हैं? स्टोर्स एंड रिट्राइव्स डेटा। इसका काम क्या है कि डेटाबेस में से डेटा को स्टोर करता है या रिट्राइव करता है, ठीक है। एक चीज और शायद हम बताए थे आप लोगों को, स्टोर एंड रिट्राइव के साथ साथ एक और वर्ड बोले थे, किसी को याद है? तीन चीजें बोले थे, स्टोर, रिट्राइव्स एंड साथ में एक और चीज बोले, मैनेजेस। मैनेजेस डेटाबेस, वैसे ही ऊपर लिखा ही है, ठीक है। सॉरी यार, डेटा लिख देते हैं। ये डेटा को स्टोर करता है, रिट्राइव करता है और मैनेज करता है। थर्ड पॉइंट अगर हम लोग लिखें तो बस इसी में आप ऐड कर सकते हैं, मैनेजेस डीबी, और आप बोल सकते हैं एफिशिएंटली, ठीक है। ये वर्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि डेटाबेस को मैनेज तो आप नॉर्मल फाइल सिस्टम में भी आप कर सकते हैं, फाइल सिस्टम का यूज करके भी डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? प्रोसेसेस को एफिशिएंटली करने में हेल्प करता है, ठीक है। डेटाबेस मैनेज करता है एफिशिएंटली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, किसी को याद है? एक और पॉइंट हम बताए थे, एक्ट्स एज एन इंटरफेस। इस बात का क्या मतलब है? एक्ट्स एज एन इंटरफेस का मतलब है, पिछले क्लास में आपको शायद कुछ बताए थे कि डेटाबेस एंड इसके बीच में एक चीज आता है डीबी, एमएस, और ये इधर आपका मल्टीपल अलग अलग यूजर, राइट। तो ये जो चीज है, ये डायग्राम सबको याद होना चाहिए। आप एक तरफ डीबी बनाएंगे, बीच में डीबीएमएस बनाएंगे, इधर आप लिख सकते हैं डेटा को स्टोर करता है, रिट्राइव करता है, ठीक है। इधर क्योर एरो और इधर क्योर एरो जो बनाएंगे तो ऐसे समझिए कि स्टोर करता है, इधर रिट्राइव करता है, ठीक है। फिर इधर आप बता सकते हैं क्वेरी देंगे और बदले में हम लोग को रिटर्न मिलेगा, राइट। तो ये बेसिक डीबीएमएस का डायग्राम था। उसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा करते हैं, टाइप्स ऑफ डेटाबेस। टाइप्स ऑफ डेटाबेस कहिए या टाइप्स ऑफ डीबीएमएस कहिए, दोनों लगभग लगभग सेम ही है, ठीक है। इसमें सबसे पहला आपके पास क्या आता है? सबसे पहला और सबसे फेवरेट जो हम लोग यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब अगर आपका, अच्छा देखिए, कभी कभी आपसे पूछे टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल, टाइप्स टाइप्स ऑफ डेटाबेस, टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सब में आपको यही पांच छह जो चीज हम बता रहे हैं वो लिखना है, ठीक है। पहले रिलेशनल वाला, रिलेशनल वाले के बाद आप क्या लिखेंगे? हायरार्किकल। भाई आ जाओ यार। हायरार्किकल जिसमें आपका ट्री के फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है एक नेटवर्क, जिसमें आपका डेटा कैसे रखा जाता है? ग्राफ के फॉर्म में रखा जाता है। फिर उसके बाद एक और क्या है? एक है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, जिसमें आपका डेटा ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में रखा जाता है। और कोई है क्या? एक और आपका मन करे तो आप लिख दीजिए नो एसक्यूएल, ठीक है। इसका नाम ही है नो एसक्यूएल, राइट। तो ऑलमोस्ट ये पांच कम से कम आप लोग याद रखिएगा, तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। एक आपको ना एक चीज करते हैं हम लोग, आपको इसको, आप इसको ना भूले, इसके लिए हम लोग एक चीज करेंगे। ये वाला जो है ना, इसको नीचे ले आएंगे और इसको, भाई नीचे आ जाए। अब याद रखना इजी है, एक वर्ड बहुत अंग्रेजी में आप लोग को याद होगा, HORN, सॉरी इसको आगे पीछे करना पड़ेगा, एन को और नीचे ले आते हैं। अरे भाई, सेलेक्टर कहाँ गया अपना? इससे जल्दी तो अब इससे बना देंगे भाई, आ जाओ, ठीक है। गुड, तो आप क्या कीजिए, इसको उठा के नीचे ले आइए। अब आप देखिए एकदम मस्त,
इसको HORNN के फॉर्म में याद रख सकते हैं अगर आपको मन करे तो। क्लियर? ऐसे याद रखना ज्यादा इजी है, हायरार्कियल, ऑब्जेक्ट, रिलेशनल, नो एसक्यूएल, नेटवर्क। ठीक है, ऐसे याद रखिए, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हायरार्कियल वाले में हम एक चीज बता रहे थे, हायरार्कियल वाले में डेटा कैसे रखा होता है। बेसिकली आपको याद होता है कि सब में डेटा कैसे रखा जाता है। हायरार्कियल वाले में डेटा कैसे रखा जाता है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड भी है भाई, ऐड करोगे तो बहुत सारा हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, फिर रियल टाइम डेटाबेस है, अलग अलग आप बना सकते हैं, बट इतना काफी है। 6 से ज्यादा आप बनाइएगा तो थोड़ा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा है एक एक करके अब इतना ही को लिख लेते हैं। सबसे पहला हायरार्कियल, हायरार्कियल में डेटा कैसे रखा जाता है, ट्री फॉर्मेट में। एग्जांपल क्या है इसका, ट्री का एग्जांपल एक बताए थे, क्या एग्जांपल दोस्त, एक एग्जांपल है ट्री वाले का कि आप कह सकते हैं फाइल स्ट्रक्चर जो आपका है, बेसिकली फोल्डर स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर, राइट। नेक्स्ट, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट वाले में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में रहता है। ये पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है इसको, ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में होता है, यानी ऑब्जेक्ट्स मतलब आप समझ सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स आपको पता होगा डेटा और किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, मेथड्स का कॉम्बिनेशन होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर रिलेशनल में बात करें जो कि सबसे मोस्ट फेवरेट है, ऐसे समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो यही है रिलेशनल। ये बार बार लाइन पता नहीं क्यों जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेशनल वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को 50 बार पढ़ना है। ठीक है, जो आपका एसक्यूएल वगैरह है वो इसी से रिलेटेड है। तो रिलेशनल वाले में आपका क्या क्या आएगा, डेटा आपका रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि आपके डेटा को रो और कॉलम के बीच में रखा जाए, रो और कॉलम के फॉर्म में रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नो एसक्यूएल की बात करें, इसमें आपका जो डेटा होगा की एंड वैल्यू के फॉर्म में रखा जाएगा। किसी को ये वाला याद है, की वैल्यू? इसमें क्या होता है, अगर आपको एक स्टूडेंट रखना है तो आप उसका एक स्टूडेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इस तरह से आप उसका रोल, और यहाँ पे मान लीजिए रखती है 56, फिर आप उसका नेम, और यहाँ पे आप राहुल ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर ऐसा ही आपको दूसरा स्टूडेंट बनाना तो फिर एक और आप ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, उसके अंदर रोल नेम ऐसे बनाएंगे। तो इस तरह से आपका की वैल्यू के फॉर्म में डेटा रखा जाता है इस वाले में, नो एसक्यूएल वाले में। ठीक है, क्लियर? हायरार्कियल वाले आपको बताए थे हम ट्री के फॉर्म में, एंड इसमें ऑब्जेक्ट वाले में कि आपको डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप डेटा मेथड्स का कलेक्शन बनाते हैं, उसको डायरेक्टली आप लोग डेटाबेस में सेव कर सकते हैं, राइट। गुड, चैट बंद रखिएगा दोस्त, आप चैट का मिसयूज ना करें वरना मजबूरी में हमको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, नेटवर्क वाले में इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क वाले में आपको बताया था, नेटवर्क वाले में डेटा आपका रखा जाता है ग्राफ के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, यानी कि ग्राफ के फॉर्म में, यानी कि एक यहाँ पे डेटा है, ये डेटा है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, एक और हो सकता है ये इससे कनेक्टेड हो, ये इससे कनेक्टेड हो, बट इन दोनों के बीच में कोई पर्टिकुलर कनेक्शन नहीं होगा, ऐसा संभव है। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग आप देखेंगे कि पॉसिबिलिटी संभव है। ठीक है, तो ये टोटल जो 6 के 6 डेटाबेस स्ट्रक्चर्स हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है रखने उठने का। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब आप लोग अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में से क्या होता है ना, जो आपका डेटाबेस होता है, ठीक है, ये बस ऐसे समझिए एक अरेंजमेंट ऑफ डेटाबेस है जिसमें आपका जो डेटा है किसी एक पर्टिकुलर किसी से फॉर्मेट फॉलो करेंगे। बट डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा, आपका डेटा अलग अलग नोड्स के फॉर्म में अलग अलग जगह पे डेटा रखा जाएगा, और जब भी आपको जरूरत होगा, क्या कह रहा है, डायरेक्ट एक सेकेंड उसको बंद कर देते हैं। हाँ, डिफरेंट लोकेशन पे, ये अच्छा सॉरी हम डायरेक्ट पढ़ लिए थे, डिफरेंट लोकेशंस पे होता है, मतलब वही है कि अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस पे रखा होगा। जब उसको नीड होता है तो वो जिस पर्टिकुलर डेटा को जरूरत है उसको क्वेरी कर सकता है, और उसमें बैकअप मिल जाता है कि एक ही डेटा का मल्टीपल कॉपीज रखा जाता है अलग अलग लोकेशंस पे। तो बैकअप और सिक्योरिटी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अब तक हम लोग बस बेसिक चीज रिकॉल कर लिए एक बार। ठीक है, डीबीएमएस डेटाबेस, डीबीएमएस, फिर उसके बाद उसका टाइप्स, एंड अब हम लोग थोड़ा एक बार एसक्यूएल को देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एसक्यूएल, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है,
structured query लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जैसे डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन है, वैसे ही इस लैंग्वेज को भी बना दिया गया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बस यही है, नेमिंग में और कुछ खास नहीं है। इसमें जनरली आपको क्या, अरे डिस्ट्रीब्यूटेड है बोले कि डेटा अलग अलग लोकेशंस पे रखा होगा और जब उसको आपको जरूरत पड़ेगा, ये वाला को पहले निकालो यार, ये रोज तमाशा करता है। एक मिनट रुक जाए, हमको पहले किसी को निकाल देना दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। वो बंदा खुद ही समझ गया कि हमको रिमूव करने है, वो खुद ही लेफ्ट कर गया। इससे समझदार बच्चा कोई हो ही नहीं सकता। गुड। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में क्या होता है, डेटा मल्टीपल अलग अलग, हम बोले ना कि जैसे मान लीजिए आपका ये सर्वर है, तो बाकी सब में क्या होता है कि डेटा एक जगह पे रखा जाता है एक पर्टिकुलर सिस्टम में। बट डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, डेटा को अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग मेमोरी में रखा जाता है, ठीक है। और जब उसको जरूरत होता है तो कंबाइन करके एक साथ डेटा डिस्प्ले कराया जाता है, बट वो रखा अलग अलग होता है, ठीक है। वैसे देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, आपको बताते हैं हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे ना, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है थोड़ा डिफरेंट किया हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब जो क्लासिफिकेशन है ना, जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, सॉरी एक लेजर पॉइंटर कहाँ गया भाई, आ जाए इसको ढूंढ रहे हैं। गुड। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पांचों डेटाबेस में ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, डेटा के अरेंजमेंट पे बेसिस पे टाइप बांटा गया है कि डेटा अगर रखा है आपका ट्री फॉर्मेट में तो हायरार्किकल बोलेंगे, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलेंगे, टेबल रोज कॉलम के फॉर्म में तो आप उसको रिलेशनल बोलेंगे, की वैल्यू के पेयर में तो आप उसको नो एसक्यूएल बोलेंगे, ग्राफ के फॉर्म में तो आप नेटवर्क बोलेंगे। बट ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर रियल टाइम है, ये सब क्या है कि आप डेटाबेस को कैसे फिजिकली स्टोर कर रहे हैं उस बेसिस पे बनाया गया है। जैसे अगर आपका जो डेटा है वो अलग अलग लोकेशंस पर रखा है तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूटेड बोलेंगे। अगर आपका डेटाबेस इस पर्सपेक्टिव से डिजाइंड है कि वो रियल टाइम में डेटा को मतलब प्रोसेस करके या फिर आपको डेटा को रियल टाइम में स्टोर करके और रियल टाइम में आप उसको व्यू मिलेगा, मतलब बेसिकली इसमें लेटेंसी कम मिलता है, तो वो आपका रियल टाइम डेटाबेस है। तो ऐसा है कि ये और जो रियल टाइम है या फिर जो अदर डेटाबेसेस के टाइप्स है, उनका ऐसा समझिए उनको क्या कहते हैं, इसको क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया अलग है, इसलिए ऐसा मुश्किल हो सकता है कि आप इन पांच के साथ इसको समझ पाए, ठीक है। बट सिर्फ अगर समझने के लिए समझेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस वैसा डेटाबेस है जिसमें जो आपका डेटा है वो अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस पे रखा जाता है। जब आप क्वेरी करते हैं तो ये जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो किस में है, किस पर्टिकुलर लोकेशन पर रखा है, तो वहां से आपका डेटा क्वेरी करके आपको दिखा देता है। क्लियर, समझ में आया? हाँ, एक एक मिनट भाई, तुम आ गए हो तो फिर चल चल, किसी और कुछ सवाल है? गुड, चला गया, बढ़िया। अब यहां से हम लोग फिर एसक्यूएल के बारे में शायद बात कर रहे थे, राइट? तो एसक्यूएल में सबसे पहले आपको बताया था कि तीन डिफरेंट टाइप, तीन कह रहे हैं सॉरी, आपको याद रखना है पांच डिफरेंट टाइप होता है। सबसे पहला क्या होता है कि आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, उसके लिए आपके पास डीडीएल है यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा है कि अगर आप डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हो तो जनरली आप उसमें डेटा ऐड और डिलीट अपडेट ये सब करेंगे, तो उससे इसके लिए आपके पास डीएमएल कमांड्स है, इसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। डीडीएल वाले में आपको जनरली आपको मिलेगा क्रिएट कमांड, क्रिएट क्रिएट के साथ इसमें एक और कमांड है जिसको लोग बोलते हैं अल्टर। अल्टर से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं टेबल के स्ट्रक्चर में। एंड ड्रॉप कमांड से आप किसी भी टेबल को डिलीट करवा सकते हैं। टेबल ही नहीं, हम बात कर रहे हैं आपके व्यूज, इंडेक्सेस, प्रोसीड्यूर्स, फंक्शंस एंड और क्या क्या बनाते हैं, हाँ बस इतना ही चीज बनाते हैं। जो भी चीज बना सकता है उस सबको हम लोग इससे डिलीट कर सकते हैं। हाँ लिखने को तो ये दोनों भी लिख ही दीजिए। देखिए ट्रंकेट एंड चलिए उसको भी लिख ही देते हैं। ट्रंकेट आपको पता होगा, ट्रंकेट से क्या होता है, किसी भी टेबल में से सारा डेटा डिलीट हो जाता है बट वो टेबल वैसे का वैसा ही रहता है, ठीक है। और साथ में एक रीनेम है। रीनेम से क्या होता है, किसी भी आप टेबल का नाम बदल सकते हैं, किसी कॉलम का नाम बदल सकते हैं, वैसे कुछ भी जो फंक्शन है उसका भी नाम रीनेम वगैरह कर सकते हैं। तो ये टोटल आपका 5 डीडीएल कमांड है, यानी डेटा डेफिनेशन। डेटा डेफिनेशन मतलब वो कमांड्स जिससे आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, राइट? क्लियर, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट डीएमएल कमांड की बात करें तो वो कमांड जिससे आप डेटा मैनिपुलेशन करते हैं, मतलब डेटा चेंज करते हैं। तो इसमें जनरली तीन चीजें ही आता है। सबसे पहला डेटा इंसर्ट करने के लिए आपके पास इंसर्ट कमांड है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा डेटाबेस में ऐड करने के लिए। फिर उसके बाद आपके पास अपडेट कमांड है। अगर आप कोई डेटा इंसर्ट कर दें, अगर आपका मन में आया कि आप उस डेटा में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप अपडेट यूज करेंगे। अगर आप उसको कंप्लीटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको कंप्लीटली डिलीट कमांड का यूज करके डिलीट कर सकते हैं। स्पेलिंग सही लिखा है ना, डिलीट का? हाँ सही है, ठीक है। फिर ये दोनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझिए सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड नंबर में आता है, अच्छा नहीं, थर्ड वाला तो इससे भी ज्यादा यूज करते हैं, ऐसे समझिए इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उससे भी ज्यादा डीएमएल कमांड्स यूज होता है, और उससे भी ज्यादा कोई यूज होता है तो वह डीक्यूएल कमांड्स, ठीक है। क्लियर? गुड। तो इसमें आता है डीक्यूएल। इसमें आपके पास एक ही कमांड है जिसको लोग बोलते हैं सेलेक्ट, बट इसको यूज करने का तरीका ना बहुत तरह है कि हाँ, आप इसको वेयर के साथ यूज कर सकते हैं, आप इसको इन ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हैं, बिटवीन के साथ यूज कर सकते हैं, अलग अलग बहुत सारा इसमें ऑर्डर वगैरह है, ठीक है। तो जितना चीज अलग अलग पॉसिबिलिटी करना है वो आप सेलेक्ट के साथ करेंगे, मतलब है तो एक ही कमांड, बस इसमें सीखने को बहुत सारा चीज है। क्लियर? गुड। फिर आपके पास आता है, एक सेकेंड, TQL कमांड के बाद आपके पास दो और बचता है। ये वाला बताएगा आदित्य, बताओ वाला कौन कौन है? DCI, अच्छा DCL। सबसे पहले DCL को लिख देते हैं, डेटा कंट्रोल, फिर लास्ट में TCL लिखेंगे, ठीक है। तो DCL और लास्ट में TCL। तो DCL का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और TCL का होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ठीक है। इसका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें भी आपके पास DCL में दो कमांड है, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट करना मतलब किसी को कोई परमिशन देना, और रिवोक करना मतलब किसी से कोई परमिशन वापस लेना। TCL में बात करें, ट्रांजैक्शन कंट्रोल में आपके पास तीन चार हैं। सबसे पहला है आपके पास कमिट। कमिट से आप कोई भी चीज कंफर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप कोई चीज गलती कर दी है तो आप उसको वापस लाने के लिए रोल बैक कमांड का यूज कर सकते हैं। रोल बैक के बाद आपके पास एक और कमांड है जिसको हम लोग बोलते हैं सेव पॉइंट। सेव पॉइंट से कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंस तक आपको पता है कि यहां तक का सेव रखना है, तो आप सेव पॉइंट से सेव कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका 5 अलग अलग एसक्यूएल कमांड्स है। क्लियर? आगे चले। रेडी? हाँ तो मित्रों, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं। आप लोग को ईआर डायग्राम तो पता होगा, उस पर आज हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, क्योंकि कल हम लोग ईआर डायग्राम पे बहुत इनफ डिस्कशंस किए हैं, राइट। तो उधर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और थोड़ा सा बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं 3 tier आर्किटेक्चर। किसी को पता है डेटाबेस का 3 tier आर्किटेक्चर क्या कहता है? स्पेलिंग वाला तो आप देख लीजिए, वैसे एकदम घस दिए। 3 tier आर्किटेक्चर में कहता है कि आपका जो अलग अलग एप्लीकेशन होता है, ठीक है, मान लीजिए A1, ऐप 1, ऐप 2, ठीक है, और A3। आप किसी भी सिस्टम में जो ये सब चीज बनाते हैं इसको आप बोलते हैं, ये कौन सा लेयर होता है? इसको लोग बोलते हैं एक्स। हाँ सुना के जाना, रुक जाओ। अच्छा हो बेटा तुम निकल लिए, ठीक है। तो ये सब क्या है? एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर का मतलब जिसपे आपका एप्लीकेशन रन होता है, मतलब जो एक्सटर्नल, जो आप समझे यूजर से, एंड यूजर से इंटरेक्ट करता है, वो क्या है? एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर को कभी कभी एक और चीज बोलते हैं, एप्लीकेशन लेयर को हम लोग एक्सटर्नल लेयर भी बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर? पता नहीं इसको ये क्यों हो गया, एक्सटर्नल लेयर भी बोलेंगे। ये बेसिकली उसी को नाम हम देते हैं, ठीक है। ये वाला लिखने का कोई फायदा नहीं है, आप समझ गए होंगे। एक्सटर्नल लेयर बोले, एप्लीकेशन लेयर बोले, सेम बात हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है इसके नीचे होता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्चुअल लेयर, ठीक है। इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं, कंसेप्चुअल या फिर लॉजिकल लेयर। यहाँ पे जनरली आप बात करते हैं कि आपका वो कैसा होगा, ठीक है, मतलब आपके डेटाबेस में कौन कौन सा टेबल्स होगा, टेबल्स का क्या क्या नाम होगा,
उसमें कॉलम्स क्या क्या होगा, कॉलम का क्या नाम होगा, कॉलम पे क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होगा, ये सब चीजों पे बात करता है। थर्ड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे एक्चुअली जिसकी वजह से ये पूरा डेटा रखा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल लेयर। ठीक है, इसका एक ही नाम है, इसमें ज्यादा नाम वाम नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका ऑलमोस्ट तीनों लेयर्स। ठीक है, इसी में अब एक और चीज आता है जिसको लोग बोलते हैं डीआई। डीआई पता है क्या होता है किसी को? ये थ्री लेयर आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? अगर आप इस लेयर में कोई चेंज चांज कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए फिजिकल लेयर में, मान लीजिए बाय डिफॉल्ट आप एसएसडी में डेटा रख रहे थे, कल को आप इसको काट दिए, आप हार्ड डिस्क में डेटा ले जाके रख दिए, ठीक है, या फिर हार्ड डिस्क से हटा के आप मान लीजिए फ्लॉपी डिस्क में डेटा रख दिए, जो कि रखेगा नहीं, कौन ही रखेगा फ्लॉपी डिस्क में डेटा। बट अगर आप इसमें कोई भी चेंजेस करते हैं, ठीक है, अगर फिजिकल लेयर में कोई चेंजेस किए और उसका इफेक्ट लॉजिकल में या कंसेप्चुअल में, सॉरी लॉजिकल और ऊपर जो ये एक्सटर्नल वाला है, इसमें कोई इफेक्ट ना आए, कोई दिक्कत ना आए, तो इसको आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है। क्लियर? फिजिकल डीआई, ठीक है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अगर आप कंसेप्चुअल लेवल में कोई चेंज करते हैं, कंसेप्चुअल लेवल में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं? किसी टेबल का नाम बदल सकते हैं, किसी टेबल को डिलीट कर सकते हैं, किसी कॉलम का नाम बदल सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर करते हैं, उसके बाद अगर ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, ऊपर कोई दिक्कत ना आए, नीचे तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि दिक्कत आएगा, जनरली ऊपर वालों में दिक्कत आ सकता है, क्योंकि देखिए फिजिकल लेयर क्या करता है, एज अ सर्विस मिला होता है कंसेप्चुअल को, क्योंकि कंसेप्चुअल बस उसको यूज करता है फिर ये डेटा स्टोर करने के लिए, और एप्लीकेशन लेयर को ऐसा समझिए ये वाला नीचे, हर नीचे वाला लेयर ना अपने ऊपर वाले को सर्व कर रहा है, ठीक है, अपने ऊपर वाले के लिए काम कर रहा है। जैसे फिजिकल लेयर क्या है, कंसेप्चुअल लेयर के लिए काम कर रहा है, क्योंकि कंसेप्चुअल में कॉन्सेप्ट है, बट फिजिकल ऑप्शन उसके पास नहीं है डेटा स्टोर करने के लिए, इसलिए फिजिकल लेयर का यूज करता है। ठीक है, फिजिकल लेयर ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब डेटाबेस में आपको वो लेयर लेयर के फॉर्म में रखा होता है, नीचे फिजिकल फिर टेबल। ये बस आप कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपके दिमाग में कि तीन लेवल्स में आप कह सकते हैं कि इसमें जो जो चीजें होता है उसको हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, या तो जो फिजिकल वगैरह अरेंजमेंट देखते हैं उनको आप बोल सकते हैं कि आप फिजिकल लेयर में काम कर रहे हैं। अगर आप टेबल का नाम ये सब कॉलम वगैरह देख रहे हैं तो आप कंसेप्चुअल लेयर पे काम कर रहे हैं। अगर आप एंड यूजर एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह लिख रहे हैं, ठीक है, डीएमएल वगैरह या फिर एप्स के लिए आप एपीआईज वगैरह बना रहे हैं, तो आप समझिए कि एंड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो जनरली जो सॉफ्टवेयर डेवलपर लोग होते हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होते हैं वो जनरली कंसेप्चुअल लेयर पे ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो अगर आपका कंसेप्चुअल लेयर में कोई चेंज होता है, ठीक है, कंसेप्चुअल लेयर में कोई चेंज होता है, ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, तो कंसेप्चुअल बोले, लॉजिकल बोले, कोई बात नहीं, इसको आप बोलेंगे लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डीआई। क्या यहां तक सबको क्लियर है? थ्री टियर आर्किटेक्चर, थ्री लेवल आर्किटेक्चर जो भी बोलिए, इसमें तीन लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर, लॉजिकल लेयर, फिजिकल लेयर। डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? किसी भी एक लेवल में कोई चेंज करे तो उसके अपर लेवल्स पे कोई चेंज ना आए, कोई इफेक्ट ना आए, तो उसको बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। तो अगर आप फिजिकल में कोई चेंज करते हैं, ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल में कोई चेंज किए, ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो फिजिकल में चेंज करने का इफेक्ट किस किस पे आ सकता है? या तो लॉजिकल पे आएगा या एप्लीकेशन पे आ सकता है। ठीक है, अगर वो दोनों नहीं आ रहा तो आप बोल सकते हैं इस लेयर पे क्या है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है। सेम विथ लॉजिकल, अगर लॉजिकल में कोई चेंज करते हैं तो किस पे इफेक्ट आ सकता है? तो एप्लीकेशन लेयर पे आ सकता है, लेकिन अगर उस पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है। राइट, चले आगे। बहुत बढ़िया, गुड। अभी तक हम लोग बहुत सारे चीज देख चुके हैं, डीबीएमएस बेसिक्स वगैरह देख लिया, एसक्यूएल वगैरह वगैरह। ठीक है, आप लोगों को दो वर्ड्स के बारे में बताना है, स्कीमा और इंस्टेंस क्या होता है। डेटाबेस स्कीमा और डेटाबेस इंस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज डेटाबेस स्कीमा एंड इंस्टेंस? स्कीमा का मतलब है डेटाबेस का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर, की डेटाबेस कैसा दिखेगा, टेबल का नाम, कॉलम का नाम, वो सब क्या होगा। ठीक है, और इंस्टेंस उसका किसी एक पर्टिकुलर टाइम में मतलब ऐसा समझिए उसके स्कीमा के साथ उसके सारे डेटा का एक स्नैपशॉट ले, तो इसको आप बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक इंस्टेंस है। राइट, जैसे मान लीजिए आप एक डेटाबेस बनाए, ठीक है, एज ए डेवलपर आप क्या किए, क्रिएट
टेबल क्रिएट, व्यू क्रिएट, फंक्शन, सब कुछ करके आप एक डेटाबेस का लॉजिकल स्कीमा बना दिए हैं। ठीक है, लॉजिकल स्कीमा बना दिए हैं। अब तो उसको एग्जैक्टली लॉजिकल स्कीमा ही बोलते हैं। बट अगर आप इस लॉजिकल स्कीमा को आप किसी हार्डवेयर पे डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है, और आप उसको किसी एप्लीकेशन से कनेक्ट कर देते हैं कि भाई लो इसमें डेटा डालो, इसमें से डेटा रिट्राइव करो, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको बोलेंगे इंस्टेंस। ठीक है, ये क्या हुआ, इसका एक इंस्टेंस हुआ। हो सकता है कि आप पहली बार जब देंगे तो एक बिल्कुल फ्रेश इंस्टेंस होगा, मतलब एग्जैक्टली खाली होगा, फिर उसके बाद 5 मिनट बाद इसमें कुछ और डेटा आ गया, तो ये उसी मतलब ये बोल सकते हैं अनदर इंस्टेंस, राइट, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। और सेम स्कीमा का यूज करके मल्टीपल कॉपीज ऑफ इंस्टेंसेस भी बनाई जा सकती है। मान लीजिए जैसे आप एक स्कीमा बनाए स्कूल का, तो आप हो सकता है कोई हेलो पब्लिक स्कूल को दे दिए यही कि इसको यूज करो। आप किसी मतलब मान लीजिए क्या बोल सकते हैं, न्यू पब्लिक स्कूल एनपीएस नाम का, उसको भी आप सेम स्कीमा दे सकते हैं और उसमें वो अपना डेटा वगैरह रख पाएगा। ठीक है, तो स्कीमा इज जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर, ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। इंस्टेंस की बात करें तो क्या होता है, उसमें रनिंग डेटा भी इन्वॉल्व होता है। क्लियर, गुड। आप में आप लोगों को और कोई टॉपिक डाउट है तो बताइए, क्योंकि आप अभी हम और टॉपिक्स, अब तो हम लोग सिलेबस में थोड़ा बहुत मूव करेंगे, बट इससे पहले आप लोगों का कोई और टॉपिक डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यू गाइस कैन आस्क, भाई पूछ सकते हो। ठीक है, यही हमको रहने दीजिए, बढ़िया रहेगा। अच्छा एक चीज है, रिकॉर्डिंग ऑन था क्या? बढ़िया बात है, रिकॉर्डिंग तो ऑन है। किसी का कुछ सवाल है तो पूछिए भाई। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे थर्ड सेम वाला सिलेबस जो भी है वो खत्म कर लेते हैं, कुछ अगर उसमें बचा कुछ इधर उधर उधर इधर से जो भी मिल जाएगा उसको निपटा लेंगे। गुड, तो ये है आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। ठीक है, राइट। सो नीचे रख दो भाई। तो इसमें कहता है कि डेटाबेस और डेटाबेस के यूजर्स एंड अच्छा, यूजर्स क्या होता है, डेटाबेस यूजर बस दो टाइप का होता है। ठीक है, आप समझिए कि एक होता है देखिए डेटाबेस का यूजर के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करना भूल गए। क्या आप लोगों को पता है डेटाबेस का यूजर्स क्या क्या होता है? देखिए डेटाबेस में ना तीन टाइप का यूजर्स है। ठीक है, सबसे पहला है डीबीए। डीबीए मतलब होता है, इसको क्या बोलते हैं, डीबीए का मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये लोग क्या करते हैं, ये जनरली आपके डेटाबेस का फिजिकल स्ट्रक्चर मैनेज करते हैं, मतलब फिजिकल लेयर मैनेज करता है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका डेटाबेस का मतलब यूजर्स मैनेज कर सकता है कि कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है, कौन इस डेटाबेस में क्या क्या चीजें कर सकता है, या फिर ऐसा समझिए डेटाबेस में हर वो चीज होता है उसके मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, राइट। तो ये पहला टाइप का यूजर हो गया। दूसरा होता है डेटाबेस में डिजाइनर, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप अगर ये डेटाबेस सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ेंगे तो आप डेटाबेस डिजाइनर बनेंगे। तो इनका काम क्या होता है, टेबल्स, ठीक है, टेबल्स के अलावा क्या होता है, मान सकते हैं आप और क्या क्या होता है दोस्त, कॉलम्स वगैरह है। ठीक है, कॉलम्स है और कंस्ट्रेंट्स है, मतलब बेसिकली आप समझिए यहाँ पे जो कंसेप्चुअल लेयर पे आप समझे थे कंसेप्चुअल स्कीमा या फिजिकल स्कीमा। एक मिनट भाई, कंसेप्चुअल जो स्कीमा है, ठीक है, इस लिख देते हैं केवल। कंसेप्चुअल स्कीमा को मैनेज करते हैं डेटाबेस के जो डिजाइनर होते हैं वो। इसके बाद एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड यूजर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो यही वो लोग हैं जिनके लिए काम किया जाता है, जो एक्चुअली में डेटाबेस का लाभ उठाते हैं। जैसे इसमें आता है आपका कोई जो यूजर, नॉर्मल यूजर जो उस ऐप को यूज कर रहा है, जो इस डेटाबेस का यूज करके चल रहा है, या फिर डेवलपर्स वगैरह आप समझ सकते हैं, जो एप्लीकेशन डेवलपर, इसको यहाँ पे सिर्फ डेवलपर लिखना सही नहीं है, आप समझ, जो ऐप डेवलपर्स हैं वो इसका एंड यूजर है। ठीक है, ऐप डेवलपर या जो ऐप को डेवलप करके यूज कर रहा है, डेवलप्ड एप्स भी एक तरह से इसका क्या है, एंड यूजर्स है। ठीक है, तो मतलब जो लोग भी इस डेटाबेस को यूज करके इसमें डेटा मैनिपुलेशन वगैरह करते हैं तो एंड यूजर में आते हैं। क्लियर। देखिए बेसिकली वही तीनों लेयर में आप रिलेट करा सकते हैं। डीबीए का काम जनरली आपका
फिजिकल लेयर वगैरह मैनेज करना, वो जो फिजिकल स्टोरेज वगैरह वो सब डिसाइड करना, ठीक है। जो ये है क्या नाम है इसका, एंड यूजर है, इसका काम जनरली है कि वो डेटाबेस में क्या करेगा, वो एंड मतलब एंड यूजर जो एंड एप्लीकेशन जो एक्सटर्नल लेयर सबसे ऊपर वाला पढ़े थे, ठीक है, सबसे नीचे वाला लेयर पढ़े समझिए वो इससे रिलेट कर सकते हैं, मिडिल लेयर को इससे, और जो लास्ट वाला है उसको इससे, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस है बट एग्जैक्टली कुल मिला के बेसिक काम इतना ही है। क्लियर। गुड, ये हम इसलिए किया था कि नीचे दिख जाए, बाबा आ रहा है नीचे यार, ठीक है, इसको मिटा दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है, एंड यूजर हो गया। अब फिर से हम लोग ये सिलेबस लेके आते हैं, कुछ भी हमको लगेगा जरूरत का तो हम लोग बताते चलेंगे, ठीक है। और अगर थर्ड वाला कंप्लीट हो जाए तो हम लोग फिफ्थ वाले पे मूव करेंगे। फिर आप लोग को पता है डेटाबेस क्या होता है, सबको पता है, ठीक है। डेटाबेस यूजर्स की बात करें पता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह थ्योरेटिकल पार्ट है, आप देख सकते हैं इसमें। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि आपको डेटा का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, ठीक है, बैकअप एंड रिकवरी मिलता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डीबीएमएस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, नॉर्मल सोच के बताएगा कि आपको क्या क्या डीबीएमएस से मिलता है। सबसे पहला चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलता है ना, हम लोग को क्या मिलता है, चलिए आपको जहां जहां से याद आता है हम लोग लिखते जाते हैं। क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। एक चीज और मिलता है डेटाबेस में हम लोग, क्या मिलता है डीबीएमएस का यूज करने से हम लोग मिल जाता है कंकरेंसी कंट्रोल, यानी एक साथ मल्टीपल लोगों को एक्सेस मैनेज कर सकता है। फिर क्या मिलता है बैकअप एंड रिकवरी, बैकअप एंड रिकवरी कैसे मिलता है, हम लोगों के पास अलग अलग डेटाबेस में जो डीबीएमएस होता है वो रिकवरी वगैरह बना के रखता है। फिर आता है सिक्योरिटी, हम लोगों को डेटा का सिक्योरिटी मिलता है, हम लोग टेबल्स वगैरह पे मतलब डेटा इंसर्ट करने पे कंस्ट्रेंट वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद फिर ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जैसे ग्रांट रिवोक का यूज करके, मतलब जो जो जिस तरह से आप सिक्योरिटी कर सकते हो सबके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर। ये मतलब पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, हाँ वो कंसिस्टेंसी लिख सकता है। कंसिस्टेंसी मतलब डेटा जो होता है आपको कंसिस्टेंट मिलेगा ऑलवेज, ठीक है। कंसिस्टेंसी का उसके बाद क्या लिख सकते हैं, नो रिडंडेंसी, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इस पे क्या लिख सकते हैं, नो रिडंडेंसी ऐसा लिख लीजिए। तो ये सब आपका क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अच्छा ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ना आरडीबीएमएस का भी पूछेगा तो ये सब लिख दीजिएगा। जो लोग फिफ्थ सेमेस्टर में है, अगर आपको आरडीबीएमएस का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है तो यही वाला लिखना है, उसके लिए कुछ नया नहीं है, ठीक है। क्लियर। कंसिस्टेंसी होता है मतलब डेटाबेस में जो एक तरह से क्वेरी करेंगे तो जो डेटा मिलेगा उसको अगर दूसरे तरीके से भी पूछे तो वो वही डेटा बोलेगा। ऐसा नहीं है कि आप उससे पूछे कि बउआ पापा का नाम क्या है, तो बता रहा है रमेश कुमार, पूछ दे व्हाट इज योर फादर नेम, तो बोल रहा है मेरा पापा का नाम नहीं पता, ठीक है। मतलब कुछ भी ऐसा वो बताए नहीं या फिर कुछ गलत बता दे तो उस कंडीशन उसको लगे इनकंसिस्टेंट। रिडंडेंसी का मतलब होता है कोई भी चीज रिपीटेटिव ना हो, एक ही डेटा को बार बार अलग अलग जगह पे नहीं रखा जाए, ठीक है। क्वेरी लैंग्वेज मतलब हर डेटाबेस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक लैंग्वेज होता है जिस लैंग्वेज का यूज करके आप उस डेटा बेस से कम्युनिकेट करवा सकते हैं। कंकरेंसी कंट्रोल मतलब एक साथ मल्टीपल यूजर्स कैसे उस डेटाबेस को यूज करेंगे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, मतलब उसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। बैकअप एंड रिकवरी मतलब अगर डेटा बेस फेलियर होता है या फिर किसी भी एक्सवाइजेड रीजन की वजह से मतलब कोई यूजर गलत कमांड चलाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, उस कंडीशन में आपको हर चीज का एक बैकअप एंड रिकवरी प्लान होता है। ये अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, ये डीबीए का होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, जो बैकअप एंड रिकवरी को वो करे, ठीक है, इंश्योर कराए, ठीक है। तो अब बस इतना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में इतना बात याद रखिएगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे, अभी हम लोग को छापते रहना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक समझ गया, डेटाबेस अप्रोच समझ गया, फंक्शंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। कंपोनेंट्स भी वही सब है, ठीक है। कंपोनेंट्स में आपको समझना पड़ेगा कि कंपोनेंट्स में थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग है। फंक्शंस ऐसे समझिए क्या क्या चीज करता है डेटाबेस, तो डेटाबेस डेटा को स्टोर करता है, रिट्राइव करता है, ठीक है। वैसे भी लिखना पड़ेगा, वैसे कुछ ज्यादा नहीं लिख दे रहे हम लोग। देखिए फंक्शंस में क्या क्या आ सकता है, आप लोग बेसिक बस सोच के देखिए डेटाबेस का क्या क्या फंक्शंस हो सकता है, डेटाबेस करता क्या क्या है, कम से कम तीन चार बात तो लिख ही सकता है। स्टोर्स डेटा, या फिर स्टोर्स डेटा, डेटा स्टोर करने से पहले तो एक चीज होता है क्या करता है,
डेटाबेस डायरेक्टली मतलब डीबी में स्टोर नहीं कर सकता, पहले क्या करता है, क्रिएट स्कीमा। अगर आपसे पूछे तो आप क्या लिखेंगे, क्रिएट स्कीमा। क्रिएट स्कीमा नहीं, आप समझिए क्रिएट लॉजिकल स्कीमा डीबी, अच्छा फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस ऐसे आप लिख सकते हैं। तो क्रिएट्स लॉजिकल स्कीमा, फिर क्या कर सकता है, आपके डेटा को स्टोर करता है, स्टोर्स डेटा, क्या लिख दिया, हाँ फिर मैं अपडेट द डेटा, अपडेट्स द डेटा, जब भी रिक्वायर्ड हुआ तो डेटा अपडेट कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, रिट्राइव्स द डेटा, जब भी जरूरत पड़ेगा तो आपका डेटा रिट्राइव करके देगा, ठीक है। फिर और क्या लिख सकते हैं आप, मतलब प्रोवाइड्स बैकअप लिख सकते हैं कि आपका बैकअप प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसमें आप वो सब बात भी आप लिख सकते हैं कि प्रोवाइड्स कंकरेंसी कंट्रोल, प्रोवाइड, बस इतना ही चीज, ठीक है। तो आप बस आपका थोड़ा ग्रामर अच्छा होगा तो यहाँ पे आप लिख दे सकते हैं। अरे हम स्पेलिंग गलत लिखे तो माइंड मत कीजिएगा, हम बहुत फास्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोवाइड्स कंकरेंसी कंट्रोल, आप इसको सीसी बोल सकते हैं, कि कंकरेंसी कंट्रोल मतलब मल्टीपल यूजर को एक साथ हैंडल करने का मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंक्शंस। उसके बाद आपका क्या बचा, कंपोनेंट्स, की डीबीएमएस में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है डीबीएमएस का कंपोनेंट, राइट। एक मिनट रुक जाइए, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स भाई पकड़ ले यार। कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस, सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, वो होता है खुद में डीबी, यानी कि डेटाबेस। हर किसी मैनेजमेंट सिस्टम का एक डीबी होता है, ठीक है। उसके बाद होता है, एक होता है क्वेरी प्रोसेसर, सॉरी पहले होता है क्वेरी लैंग्वेज। उसके बाद आप एक चीज बोल सकते हैं, क्वेरी प्रोसेसर बोले या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस इंजन बोलिए, ठीक है। क्वेरी प्रोसेसर कहिए या फिर डीबीएमएस इंजन बोलिए, वो दोनों बात सेम ही है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या लिख सकते हैं आप, कंपोनेंट्स में जो डेटा होता है ये भी एक तरह, अरे यार सॉरी, ये जो लॉजिकल स्कीमा होता है, लॉजिकल स्कीमा मतलब अच्छा सॉरी, यहाँ पे लॉजिकल स्कीमा, यहाँ पे एक बहुत अच्छा बात हमारे दिमाग में आया, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा डिक्शनरी। किसी को पता है क्या होता है कि डेटा डिक्शनरी, स्टोरेज मैनेजर, हाँ स्टोरेज मैनेजर वो भी है जो फिजिकल मतलब वो मैनेज करता है, ठीक है। डेटा डिक्शनरी एक अच्छा टॉपिक है, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। स्टोरेज मैनेजर क्या करता है, वो जनरली फिजिकल स्टोरेज मैनेज करता है, कि फिजिकली डेटा कैसे स्टोर होगा, ठीक है। अरे यार मैनेजर नहीं, मैनेजर, देखिए जो डेटा डिक्शनरी क्या होता है ना, जो आप आपके पूरे डेटाबेस में, ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटा डेटा, ठीक है। ये आपके डेटाबेस का होता है मेटा डेटा। और मेटा डेटा का मतलब क्या होता है, मेटा डेटा का मतलब होता है, किसी को पता है मेटा डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा अबाउट, मेटा डेटा को हमेशा एक इजी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। मतलब जो आपका एक्चुअल डेटाबेस में डेटा रखा है वो किस तरह से रखा है, वो डेटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटा डेटा। क्लियर। देखिए आपके डेटाबेस में डेटा किस तरह से रखा है उसको आप क्या बोले, उसको बोलेगा डेटा अबाउट डेटा, तो उस चीज को हम लोग जनरली मेटा डेटा नाम से बुलाते हैं। और डेटा डीबीएमएस उसको बोलते हैं डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी में क्या होता है, आपके पे जितना कॉलम्स है ना, एक सॉरी टेबल, एक दो तीन चार, सब टेबल का नाम लिखा होता है, फिर उसका ब्रैकेट में उसका सारा कॉलम लिखा होता है, फिर कोई टेबल का नाम, फिर ब्रैकेट में उसका सारा कॉलम, फिर टेबल का नाम, फिर उसके ब्रैकेट में सारा कॉलम, फिर टेबल, उसके ब्रैकेट में सारा कॉलम, ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, सबका इंफॉर्मेशन रहता है। ये कहाँ से आ गया लाला, समझ में आया सबको। डेटा डिक्शनरी में क्या होता है, डेटा डिक्शनरी
कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर डेटाबेस। डेटा डिक्शनरी में आपके डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन होता है। आप समझ सकते हैं ये आपके डेटाबेस का मेटा डेटा होता है, ठीक है, जिसमें आपके डेटाबेस के बारे में सारा इंफॉर्मेशन रखा होता है डेटा डिक्शनरी में। तो ये 5 चीज क्लियर है, इतना कम से कम कंपोनेंट को लिख दिया। डेटाबेस, क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी प्रोसेसर, क्वेरी प्रोसेसर जो कि क्वेरी को प्रोसेस करता है। क्वेरी लैंग्वेज मतलब एक ऐसा लैंग्वेज जिसका यूज करके एंड यूजर्स डीबीएमएस को कमांड से इंस्ट्रक्शंस दे पाए। क्वेरी प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर, एक इंजन जो कि क्या करता है, यूजर से आए हुए क्वेरीज को प्रोसेस करके और उसके बेसिस पे एक्शंस परफॉर्म करवाएगा, ठीक है। फिर आता है डेटा डिक्शनरी जो कि आपके डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन होता है। स्टोरेज मैनेजर जो आपके स्टोरेज मीडिया को मैनेज करता है, ठीक है, मतलब कौन सा स्टोरेज मीडिया वो। तो इतना तक हम लोग देख लिए, अब हम लोग आगे देखते जाएंगे, ठीक है। देखिए ऐसे ही आप सिलेबस खोल के पढ़ दो तो पढ़े, डिफरेंट पीपल बिहाइंड डीबीएमएस, तो वही इसमें आपको वही 3 चीजें याद रखना है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डिजाइनर और एंड यूजर, यही 3 है और कुछ नहीं है। वो जो यूजर्स वाला चीज था ना, 3 यूजर बताए थे, वही सेम चीज है, ठीक है। फिर आता है आपका एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डीबीएमएस, ये कल ही बताया था कि रिडंडेंसी कम हो जाएगा, रिपीटेशन कम हो जाएगा, वो सब बता रखे हैं। कंसेप्ट एंड आर्किटेक्चर। डेटा मॉडल क्या होता है, डेटा मॉडल वही आपका, डेटा मॉडल का मतलब होता है ना कि डेटा किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो इसमें आपको वही 5 आता है, रिलेशनल, सॉरी एच से शुरू करता है, एच फॉर हायरार्कियल, ओ फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आर फॉर रिलेशनल, फिर एन फॉर नेटवर्क, एन फॉर नो एसक्यूएल, ठीक है, और लास्ट में टी फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड। आप याद रख सकते हैं, हम भी बार बार भूल लेते हैं, इसलिए अभी हम खुद ही वो शॉर्टकट बनाया एच ओ आर एन एन वाला, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं अलग अलग डेटा मॉडल्स, ठीक है। स्कीमास की बात करें, अच्छा स्कीमा कितना टाइप का होता है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। स्कीमा 2 टाइप का होता है, लॉजिकल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा टॉक्स अबाउट tables and their columns and names, all those things, but फिजिकल स्कीमा क्या बात करेगा कि वही डेटाबेस कैसे में मतलब डेटाबेस का फिजिकल स्टोरेज मीडिया कैसा है और उसमें डेटा में किस तरह से हम लोग उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। वही बात है, वो जो 3 टियर आर्किटेक्चर है ना, उसमें आप समझे कि नीचे वाले को आप क्या लिखते हैं, लॉजिकल लेयर, सॉरी फिजिकल लेयर, ऊपर वाले को लिखते हैं लॉजिकल लेयर, तो आप उसको लॉजिकल स्कीमा भी बोल सकते हैं और नीचे वाले को फिजिकल स्कीमा भी बोल सकते हैं, बस इतना ही है। इंस्टेंस रनिंग कंडीशन में अगर कोई डेटाबेस है अपने डेटा के साथ, उसको आप इंस्टेंस बोलेंगे। डीबीएमएस में 3 लेवल, आंसी, स्पार्क आर्किटेक्चर एंड डेटा इंडिपेंडेंस, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। फिर बात करते हैं डेटा मॉडल्स, इसमें आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट ईआर मॉडल जो हम लोग कल पढ़ाए थे, एंटिटी और उसका टाइप, एंटिटी सेट्स, ठीक है। एंटिटी सेट मतलब वही अलग अलग सारे एंटिटी को एक साथ बोलेंगे तो उसको आप एंटिटी सेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होता है, कीज क्या होता है, कीज के बारे में बता दिए थे, प्राइम की, फॉरेन की, ठीक है, कंपोजिट की वगैरह, ठीक है, यूनिक की, नॉट नल की, सारा की ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद ईआर मॉडल का कॉन्सेप्ट, नोटेशन ऑफ ईआर डायग्राम, नोटेशन मतलब कौन सा शेप यूज करते हैं किस चीज के लिए, तो रेक्टेंगल, डायमंड और क्या था एलिप्स वगैरह, क्या किस चीज के लिए सब बता दिया है। रिड्यूसिंग ईआर डायग्राम टू टेबल, ईआर डायग्राम का यूज करके हम लोग टेबल कैसे बनाएंगे, राइट। तो ये वाला एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये हम लोग अभी करके और कहानी खत्म कर देंगे। अच्छा एक और चीज है, ये अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, मतलब अब्स्ट्रैक्शन में ही ये तीनों आता है, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन, ये तीनों पे अभी हम 2 मिनट में बात करेंगे, ठीक है, 1 मिनट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला चीज डिस्कस करते हैं कि ईआर डायग्राम से टेबल कैसे बनता है, ठीक है। तो नीचे हो जाओ भाई। तो हम लोग के पास कहाँ गया ये मिल गया। गुड गुड गुड। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो है ना, इसी को दोनों को बना देते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, टेबल। इसी दोनों को हम लोग टेबल बना देते हैं। अपना वाला थोड़ा सिंपल है, ये वाला में थोड़ा अभी जनरलाइजेशन वगैरह भी यूज किए, नहीं जनरलाइजेशन तो नहीं है बट हाँ फिर भी ठीक ही है। उसमें रिलेशंस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो हम लोग एक ही रिलेशन वाला इसको हम लोग ट्राई करेंगे टेबल के फॉर्मेट में ब्रेक करने का, मतलब टेबल को बनाने का। रेडी। एक सेकंड भाई, ये 30 पे ही रहेगा। चिपक गया, ठीक। इधर आए रहते 35 पे। अब इसके बारे में बात करते हैं क्या क्या होता है, कैसे आप लोग टेबल बना सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है ना कस्टमर टेबल, राइट।
कस्टमर टेबल दिख रहा है तो आप एक कस्टमर्स का टेबल बना सकते हैं, मतलब कस्टमर एंटिटी है तो इसके लिए आप एक कस्टमर्स टेबल बना सकते हैं, कस्टमर्स, राइट। इसमें आप क्या क्या रख सकते हैं, कॉलम का नाम, आप एक तो मतलब जितना कॉलम है ना आपको सब रखना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आपको मल्टी वैल्यूड सॉरी ये कंपोजिट एट्रीब्यूट दिखे ना, तो कंपोजिट में आप नेम कभी स्टोर नहीं करेंगे, आप तीनों को अलग अलग स्टोर कर लीजिए, ठीक है। एफ नेम, एम नेम, अच्छा ये सबका टाइप हम नहीं लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, सबका टाइप varchar होगा, ठीक है। एल नेम, उसके बाद बात करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट CID, वैसे इसको हमको पहले लिखना चाहिए था, चलिए यहाँ पे भी अंडरलाइन कर देता ताकि इंपॉर्टेंट है दिख जाए। ये कैसे रह गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट CID के बाद आपका क्या है, ऊपर वाला सब हो गया, फिर DOB, DOB इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम लोग लिख लेंगे, कस्टमर का DOB। फिर उसका आता है एज, आप ध्यान रखिए कभी भी डिराइव्ड एट्रीब्यूट को हम लोग डेटाबेस में स्टोर नहीं करते हैं। ध्यान से देखिएगा, दो जगह में इंपॉर्टेंट बताएं। पहला ये जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है जो दो तीन से मिलकर बना है, उसका सारा जो सब एट्रीब्यूट होता है उसको एज ए सिंगल सिंगल सबको अलग अलग कॉलम बनाते हैं, ये नेम को कॉलम नहीं बनाते हैं। इसको तो नॉर्मल कॉलम बनाएंगे ही, DOB जो होगा इसको भी कॉलम बनाएंगे, ये जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है इसको कॉलम नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि देखिए टेबल में इसको स्टोर करने से कोई फायदा है नहीं, एज स्टोर करके क्या करेंगे, हर साल सबको बदलना पड़ेगा अपने आप। अगर हमारे में डेटाबेस में डेट ऑफ बर्थ स्टोर्ड है तो उससे कभी भी हम लोग एज कैलकुलेट कर सकते हैं जब भी रन टाइम पे यूजर एज पूछेगा, ठीक है। या फिर जो एप्लीकेशन लेयर पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग अपने आप इससे एज निकाल लेंगे, ठीक है। तो DOB हो गया। फिर उसके बाद आपके पास फोन एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, मतलब इसमें मल्टीपल वैल्यू आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जो जो अप्रोच बता रहे हैं ये वही सब अप्रोच है जो आगे आपको नॉर्मलाइजेशन के टाइम पर रिकमेंड किया जाएगा कि फर्स्ट लेवल में क्या करना पड़ता है, मल्टी वैल्यूड को अलग अलग कॉलम्स में तोड़ दो, जो कंपोजिट है उसको अलग अलग कॉलम में तोड़ दो, डिराइव्ड एट्रीब्यूट हटा दो। तो ये सेम चीज आपको वहां करना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग दो फोन नंबर मैनेज कर रहे हैं तो फोन 1 फोन 2 करके ऐसे स्टोर कर लेंगे, दो फोन नंबर्स ले लेंगे। फिर उसके बाद जो ये पिन, ये फिर भी ये भी कंपोजिट है तो इसके लिए आप अलग अलग कॉलम बना देंगे, पिन, सिटी, और उसके बाद एक क्या है, स्ट्रीट। हो सकता है इसमें स्टेट, कंट्री ये सब भी होता है, तो बट ये आपका क्या हो गया, कस्टमर्स टेबल हो गया, राइट। सेम बात करते हैं प्रोडक्ट्स टेबल के बारे में। प्रोडक्ट्स टेबल में क्या क्या आएगा, प्रोडक्ट्स टेबल में आपका प्रोडक्ट आईडी, ये तो इजी है, जो है एग्जैक्ट लिख देना है आपको, नेम लिख देना है, ठीक है। एंड प्राइस, प्राइस के बाद मैन्युफैक्चर डेट, मान लीजिए बाय डिफॉल्ट सबका 1 ईयर पे होगा वो एक्सपायरी, ठीक है। तो एक्सपायरी डेट नहीं रखना है क्योंकि वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, बाद में हो जाएगा। एक क्वांटिटी QTY से इसको लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसका भी आप कॉलम बना लिए, ठीक है। तो आप जनरली रिलेशन जो लिखते हैं या टेबल लिखते हैं तो हमेशा टेबल लिखते हैं और उसके ब्रैकेट में उसका कॉलम को कॉमा देके लिख देते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक अप्रोच है, इसको ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। ये सबसे दो तीन इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देख लेते हैं, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन, ठीक है। ये दो तीन ऐसे समझे कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स है, बट इसके बारे में पहले तो जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन तीनों को एक साथ मिल जाए। अम, हाँ ये एक सही है, ठीक है। सिंगल वाला लेते हैं। अब इसमें एक और दिक्कत है कि एग्जाम्पल ऑफ जनरलाइजेशन, चलिए एक हम लोग इसी को उल्टा करके पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए कभी भी क्या होता है, जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि आपके पास क्या है, आपके पास वो है, एक सेकेंड रेड पेन यूज करेंगे हम। आपके पास कोई एक दो कॉलम है, जनरलाइजेशन एक्चुअली नीचे से है, आपके पास दो टेबल्स है या दो रिलेशन है, स्टूडेंट नाम का और पेशेंट नाम का, ठीक है। स्टूडेंट और पेशेंट दो अलग अलग टेबल है, तो आप क्या किए, आप समझे कि स्टूडेंट और पेशेंट दोनों को ना, आपको पता है कि आपके डेटाबेस में पांच ही वो है, ठीक है। पांच आपके डेटाबेस में स्टूडेंट है और पांच पेशेंट है, तो आप बेटर है कि पांच लोगों के लिए, पांच रोज के लिए ये टेबल बनाए, ठीक है।
5 उसके लिए आप पेशेंट के लिए अलग टेबल बनाए। उससे बढ़िया है कि आप एक पर्सन नाम का टेबल बना ले या फिर मेंबर्स नाम का टेबल बना ले और उसमें क्या कर दें, एक मतलब टाइप, मेंबर टाइप या पर्सन टाइप या यूजर टाइप, एक बस कॉलम एक्स्ट्रा लगाएंगे और उसमें जो स्टूडेंट होगा उसके लिए स्टूडेंट स्टोर कर लेंगे, जो पेशेंट होगा उसके लिए पेशेंट स्टोर कर लेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आया? देखिए, ऐसा जनरलाइजेशन तब करते हैं जब आपको पता है कि ये वाला जो रिलेशन है इसमें नंबर ऑफ रोज भी कम है, इसमें भी नंबर ऑफ रोज कम है, तो दोनों को अलग अलग स्टोर करने से बेहतर है कि हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन एंटिटी बना लेंगे। ठीक है, मतलब दो किसी एंटिटी को अगर आप एक कॉमन एंटिटी के तौर पे यूज कर रहे हैं तो उसको आप बोलेंगे पर्सन, मतलब उसको बोलेंगे जनरलाइजेशन। एक और जनरलाइजेशन का एग्जांपल 3-4 हम आपके सामने बता सकते हैं। मान लीजिए आपके पास डॉग एंटिटी है, ठीक है। अच्छा भाई, हटाइए, कहाँ है यार भाई? ठीक है। ठीक है। सबसे पहले आपके पास अगर डॉग एंटिटी है, ठीक है, एंड आपके पास कैट एंटिटी है, तो आप इन दोनों को जनरलाइज करके एक एंटिटी बना सकते हैं डायरेक्टली, एनिमल एंटिटी। ठीक है, एनिमल एंटिटी या फिर पेट नाम का एंटिटी बना दे सकते हैं और दोनों को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, या फिर आपके पास मान लीजिए टीचर है, आपके पास स्टूडेंट है, इन दोनों को जनरलाइज करके आप क्या बना दे सकते हैं, मतलब मेंबर बना सकते हैं। जैसे किसी लाइब्रेरी में आपको टीचर और स्टूडेंट दो अलग अलग टाइप के एंटिटी रखना पड़ रहा है, बट आपको पता है कि ज्यादा एंटिटी, मतलब ज्यादा लोग इसमें आएंगे नहीं, इसमें भी और इसमें भी, तो आप बेहतर है कि डायरेक्टली आप एक मेंबर नाम का एंटिटी बना ले और मेंबर में ही आप लिख सकते हैं मेंबर टाइप तो टीचर, मेंबर टाइप स्टूडेंट, एक बस कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करके जनरलाइज कर देता है। जनरलाइज जब भी करते हैं ना तो एक्स्ट्रा कॉलम लगा लेते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए कि वो किस टाइप का एंटिटी था। क्लियर? जनरलाइजेशन में कुछ नहीं होता, किसी दो सिमिलर, क्या कहते हैं उसको, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले, जैसे टीचर के लिए भी क्या होगा, नाम होगा। एक लाइब्रेरी में क्या हो सकता है, हर टीचर के लिए नाम होगा, एज होगा, और क्या फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब इंफॉर्मेशन होगा। स्टूडेंट के लिए भी कॉमन वही सारी चीजें होंगी लाइब्रेरी के लिए। तो लाइब्रेरी वाले अलग अलग दो एंटिटी, दो टेबल बनाने से अच्छा एक ही बना दिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे जनरलाइजेशन। क्लियर? देखिए, दो एंटिटी आपको ऐसा दिख रहा है जिसमें बहुत सारे कॉमन प्रॉपर्टी है, टीचर स्टूडेंट में बहुत सारा चीज कॉमन है, उसको सेम बना दिया, एक ही एंटिटी बना लिया। डॉग और कैट बहुत सारा चीज कॉमन मिल रहा है तो इसको एक, मतलब दोनों ऑलमोस्ट पेट ही है, दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन है, तो इसलिए हम लोग इसको एक सिंगल एंटिटी मान लेंगे, मतलब एक कॉमन एंटिटी बना देंगे। राइट? चलिए इसका एक सबसे रियलिस्टिक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बीसीए स्टूडेंट का है, बीसीए स्टूडेंट एंटिटी है, ठीक है, और एक है आपके पास बीबीए स्टूडेंट एंटिटी। तो आप क्या करेंगे, बीसीए और बीबीए दो दो टेबल मेंटेन करने से अच्छा है आप क्या कर देंगे, दोनों को कंबाइन करके एक स्टूडेंट कॉल एंटिटी बना लेंगे और उसी में स्टूडेंट में लिख देंगे, उसी में ना आप एक कोर्स नाम का कॉलम बना देंगे, उसमें लिख देंगे जो बीसीए वाले स्टूडेंट से आए होंगे सारे रोज, उसमें बीसीए मेंशन कर लेंगे, जो इससे आएगा उसमें बीबीए मेंशन कर लेंगे। ठीक है, तो जनरलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी हम लोग दो एंटिटी को कॉमन करके, दो दो ऐसे एंटिटी जिसमें बहुत सारी चीजें कॉमन हो तो उसको एक कॉमन एंटिटी बना देते हैं, उसी को बोलते हैं जनरलाइजेशन। आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। राइट? चले आगे। स्पेशलाइजेशन ठीक है, इसका उल्टा होता है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन जो होता है उसमें कुछ नहीं होता है। मान लीजिए आपके पास एक वो है, ठीक है, ठीक है, इसका उल्टा है तो आप क्या लिख सकते हैं, तो सोचना पड़ेगा। हाँ, मान लीजिए व्हीकल आपके पास, ठीक है, ऊपर वैसे आप जो चीज टॉप टू, सॉरी बॉटम टू टॉप ले गए थे, मतलब दो चीजों को कॉमन निकाले थे। आप ऐसे समझिए कि आपके पास वही ऊपर वाला, नेटवर्क अटक रहा है, मेरा अटक रहा है, मेरा नेटवर्क सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाकी लोग, मेरा वाला सही जाना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए व्हीकल है, तो व्हीकल का दो सब एंटिटी आप बना सकते हैं। अच्छा, ये डायरेक्टली नहीं बनाते हैं, यहाँ पे एक दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है बट बताते हैं क्या ऐसी। अरे लाला, इसको, ठीक है, एक दिक्कत कुछ नहीं है। यहाँ पे होता क्या है कि जब इसको हम लोग बनाते हैं ना, तो यहाँ पे आप लोग लिख देते हैं, ये तो उड़ा ही दिए हम इसको।
यहाँ पे एक एरो लगाते हैं, ठीक है, बोलते हैं व्हीकल इज, व्हीकल इज, और क्या क्या हो सकता है व्हीकल, तो व्हीकल एक कार हो सकता है और एक क्या हो सकता है, बाइक, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, उन दोनों को स्पेशलाइज कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ये क्या है, स्पेशलाइजेशन है। मतलब एक एंटिटी को, एक एंटिटी में बहुत मतलब कुछ फैक्टर्स डिफरेंट थे, इसके बेसिस पे आप दो अलग अलग एंटिटीज में बना दिए। नेटवर्क अटैक है, नेटवर्क अटैक। बाकी लोग, कितने लोगों को आपको नेटवर्क अटकने का इशू फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्लो जा रहा है? जस्ट रेज योर हैंड अगर आपको दिख रहा है नेटवर्क स्लो है तो। जिन लोगों को मेरा वीडियो रुक रुक के आ रहा है, नेटवर्क स्लो फील हो रहा है, रेज योर हैंड। किससे वाईफाई कनेक्ट है तो दुकान वाले कनेक्ट, चलना तो चाहिए। सबको फील हो रहा है? अभी जो हम लिख रहे हैं ये कहाँ जाके है, ये क्लियर है ना? अरे ये क्लियर, हाँ। अब वो कुछ नहीं, नेटवर्क एक्चुअली होता क्या, देखिए जो हम टाइम रखे हुए हैं ना, इसमें वो है क्या बोलते हैं, मतलब ये वायरलेसली कनेक्टेड है, तो थोड़ा सा जब हम लिख रहे हैं तो थोड़ा अटकेगा। उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है वो बढ़िया होना चाहिए। हमको तो नहीं दिख रहा, हम तो यहाँ पे लिख रहे हैं, वहां पे देखिए जैसे थोड़ा सा मतलब माइनर लेटेंसी सही है, अभी जो लिख रहा है दिख रहा है क्लियर, इतना बढ़िया तो चल रहा है। हमको तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है बिना लेटेंसी के, पता नहीं आप लोगों का लेट दिख रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत लेटेंसी दिखेगा तो कोई बात नहीं, अगर मेरा आवाज अटकने लगे तब हमको बोलिएगा, ठीक है। अगर मेरा आवाज अटक अटक के आ रहा तब अटकने लगा था। हाँ तो समझ जाइए कि नेटवर्क खत्म हो गया, अब वो पता नहीं चल क्यों नहीं रहा, बट देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये आप लोग जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन समझ लिए, हाँ अब नहीं अटकेगा दोस्त, अब अटकेगा तो बताइएगा, ठीक है। जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट चीज बताते हैं, स्टूडेंट, ठीक है, या फिर इनरोल, या फिर समझिए कि स्टडीज कोर्स, ठीक है। मतलब कोर्स, या फिर हाँ कोर्स समझिए, ये ऐसा समझिए किसी ऑनलाइन वेबसाइट का डेटाबेस है, जिसमें एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है कोर्स को, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें ना कोर्स को टीचर पढ़ा रहा होता है, ठीक है, बट कोर्स को टीचर पढ़ा रहा होता है और स्टूडेंट को भी पढ़ा रहा होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, एक स्टूडेंट और कोर्स टुगेदर, एक ऐसा समझिए कि क्या कहते हैं उसको, स्टूडेंट एक पर्सन है, कोर्स क्या है, एक अलग एंटिटी है, बट वो दोनों टुगेदर, उन दोनों को एक साथ, मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को कोई एक पर्टिकुलर कोर्स कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को मतलब इसको हमको देखिए रिक्वायरमेंट क्या आप समझिएगा, रिक्वायरमेंट है ना कि हमको एक टीचर को भी कनेक्ट करना है, ठीक है। हमको एक यहाँ पे क्या करना है, टीचर या फिर ट्यूटर को भी कनेक्ट करना है, बट डेटाबेस में एक रूल होता है कि ट्यूटर कनेक्ट करते टाइम ना, या फिर किसी को भी कनेक्ट करते टाइम हम लोग एक ऑलवेज एक चीज अवॉइड करते हैं कि जो रिलेशनशिप है ये कभी भी टर्नरी रिलेशनशिप ना बने। क्या ना बने, हमेशा ये अवॉइड करें कि रिलेशनशिप कभी भी टर्नरी ना बने। टर्नरी मतलब तीन तीन एंटिटीज इन्वॉल्व उसमें ना हो, ठीक है, तीन तीन एंटिटी इन्वॉल्व ना हो। अभी आप देख रहे हैं स्टूडेंट और कोर्स इन्वॉल्व है ऑलरेडी इस स्टडी रिलेशनशिप में, तो अगर तीसरा वाला हमको टीचर करना है कनेक्ट, तो हम लोग इसके लिए एक जुगाड़ लगाते हैं, एक मिनट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक रिलेशन बना देते हैं, एक और रिलेशन बना देते हैं, ठीक है। टीचर्स नाम का एक रिलेशन बना दिए, इसको डायमंड सिंबल से दिखाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे ही डायमंड बना दिए। अब इन पूरे को क्या करता है, स्टूडेंट और कोर्स को उठा के एक पर्टिकुलर एंटिटी बना देता है, ठीक है। मतलब दो एंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप था उस पूरे को कंबाइंडली एक एंटिटी बना देता है, और उसको एक रिलेशन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ट्यूटर से कनेक्ट कर देता है, कि मतलब एक स्टूडेंट और टीचर के स्टूडेंट और कोर्स के कॉम्बिनेशन को कोई टीचर ट्यूटर या पढ़ा रहा होता है, ठीक है।
तो इस चीज को बोलते हैं, ये जो किसी मतलब टर्नरी रिलेशन ना बने इसलिए दो एंटिटी और उसके रिलेशनशिप को एक पर्टिकुलर एंटिटी बना देते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं। अभी थोड़ा देर पहले देख रहे थे, अरे क्या था, जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन और एक तीसरा टर्म था ना, हाँ गया उसे ढूंढो। गुड, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये जो वर्ड आप लोग पढ़े थे, एग्रीगेशन, यानी एग्रीगेट कर दिया, ठीक है। दो एंटिटीज को एक साथ एग्रीगेट कर दिया, एक साथ जोड़ दिया, क्योंकि उसको तीसरे एंटिटी से कनेक्ट करना है, राइट। देखिए नॉर्मली आपका मन करे तो आप डायरेक्टली स्टूडेंट को भी इसी में कनेक्ट कर दे सकते हैं, ठीक है, स्टडी में ही कनेक्ट कर सकते हैं ट्यूटर को, बट वो उतना मीनिंगफुल भी नहीं लगेगा, रियलिस्टिक नहीं लगेगा। और इंटरनली जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, तीन एंटिटीज एक ही टेबल से कनेक्टेड होगा, जिसकी वजह से आप तीन फॉरेन की एक ही टेबल में डाल देंगे, और उसकी वजह से जब क्वेरी करेंगे तो बहुत ज्यादा क्वेरी स्लो हो जाएगा, लैगी हो जाएगा और दिक्कत होगा, ठीक है। तो उससे अच्छा क्या करते हैं, दो एंटिटी को फटाक से कंबाइन करो और उसको तब जाके तीसरे एंटिटी से कनेक्ट करो, और दो एंटिटी को कंबाइन करने का प्रक्रिया ही कहलाता है एग्रीगेशन, राइट। क्लियर, आई गेस यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। स्पेशलाइजेशन में क्या करते हैं, एक एंटिटी को फर्दर अलग अलग एंटिटीज में तोड़ देते हैं। जनरलाइजेशन में क्या करते हैं, दो एंटिटीज या तीन एंटिटी में कुछ कुछ चीजें कॉमन दिखता है तो उसको एक कॉमन एंटिटी बना देते हैं, उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। एग्रीगेशन में क्या होता है, दो एंटिटीज को कंबाइन कर देते हैं, दो एंटिटीज को एक सिंगल एंटिटी, मतलब दो एंटिटीज और उसके रिलेशनशिप को कॉम्बिनेशन कंबाइन करके एक सिंगल एंटिटी मान लेते हैं, उसको बोलते हैं एग्रीगेशन। ये तीनों टर्म्स है, बस आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ होगा आपके इसमें, कहां से आ गया, वो बंद कर दिए क्या हम, पता नहीं बंद हो गया कैसे वो, बड़ा बड़ा। अच्छा नहीं, ये किया ना, एक सेकंड इसको बंद कीजिए पहले, इसी में था ये सिलेबस खुला हुआ, ये हमारा वो स्पेस टेस्ट चल रहा है। तो इसके बाद कार्डिनलिटी मॉडलिटी वगैरह है, ठीक है। कार्डिनलिटी वही है कि आप कितना आपका मॉडलिटी क्या होता है वे, एक सेकंड, कुछ तो होगा मॉडलिटी इन डीबीएमएस। कार्डिनलिटी हम कल बताए थे, वन टू मेनी, मेनी टू वन, जो रिलेशनशिप्स वगैरह है, या फिर जो आपका रिलेशनशिप जो होता है वो आपका बाइनरी रिलेशनशिप है, टर्नरी रिलेशनशिप है, वो refers to minimum number of times an instance of an entity must be participate in a relationship. Maximum number of association between entities, the minimum number of association between entities. अच्छा, ये थोड़ा डिफरेंट चीज है। कार्डिनलिटी और मॉडलिटी क्या होता है ना, कि मतलब दो एंटिटीज जैसे कोर्स और स्टूडेंट के बीच में मैक्सिमम कितना कनेक्शन हो सकता है, और मॉडलिटी बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ एसोसिएशन कितना हो सकता है, ठीक है। वही है वन टू मेनी और मेनी टू वन, जीरो टू वन, वही जो चीज बताते हैं बस उसी चीज के बारे में बात, आप उसको याद रखिएगा। एग्जैक्टली ऐसे ये नहीं पूछेगा, ठीक है। वो आपसे बस यही पूछेगा हाउ मेनी कार्डिनलिटी बताइए, तो आप वही चारों मेंशन कर दीजिएगा, जीरो टू वन, जीरो टू मेनी, मेनी टू मेनी, मेनी टू वन, ठीक है। बस इतना काफी है। फिर आप उसके बाद रिलेशनल डेटा मॉडल में आएंगे तो इसमें स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, रिलेशनल मॉडल। अब यहाँ से जो ये चीज है ना, यूनिट 3 से, ये यूनिट 1 2 जो था ये आपका थर्ड सेमेस्टर में आता है, ठीक है, कंप्लीटली थर्ड सेमेस्टर में आता है। वैसे फिफ्थ सेमेस्टर को ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपका बेसिक नहीं क्लियर रहेगा, बेसिक नहीं क्लियर रहेगा तो यहाँ से नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ से जो चीज है रिलेशनल डेटा मॉडल या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। गुड, अभी फिफ्थ वाला सिलेबस भी दिखा देते हैं, रुक जाइए। कंट्रोल एफ, डायरेक्टली हम लोग 501 पे चले जाएंगे। आ जाओ भाई, तो ये खुल गया, ठीक है। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले शुरू करता है आपका आरडीबीएमएस वगैरह से, ठीक है, आरडीबीएमएस प्रॉपर्टीज ये सब। तो वो सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगा, रिलेशन, एट्रीब्यूट, टपल कीज, आपको वो सब यहाँ पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे आप नल की, फॉरेन की, जितना चीज हम बताया था ना, इंटीग्रिटी कांस्टेंट वगैरह सब उसमें देखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आता है कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, ये सब चीज हम बता चुके हैं ऑलमोस्ट। रिलेशनल ये क्या था, अच्छा रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा बताए थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, डिवीजन और जॉइन के बारे में। जॉइन के बारे में और आगे भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे जब एसक्यूएल पढ़ेंगे ना,
आगे इसमें कहीं होगा एसक्यूएल, तो इसमें देख लेंगे। फिर रिलेशनल डेटाबेस लैंग्वेज एसक्यूएल वगैरह, ये भी 5th सेमेस्टर का पार्ट है, ठीक है। एंड ये है सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए इस पूरे सब्जेक्ट में ना कोई सबसे ऐसा समझे कि मैथमेटिकल चीज है तो वही आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी यानी कि एफडी, राइट। थोड़ा सा फंक्शनल डिपेंडेंसी पे बात करेंगे क्योंकि 3rd सेमेस्टर वाले बच्चों को बहुत पूछेगा ये, ठीक है। आप लोग रुला देगा ये टॉपिक, रुला दे मतलब बढ़िया है, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में बात करते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी होता क्या है, बहुत मस्त बात है फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसको शॉर्ट में लिखते हैं एफडी, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब होता है ना कि किसी एक टेबल में मान लीजिए आपके पास ए बी सी और डी 4 कॉलम है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, कॉलम का नाम है, इसका फर्दर अलग अलग डेटा है बहुत सारा, ठीक है। आप मान लीजिए बहुत सारा इसमें डेटा रखा है, ठीक है। तो ये जो ए बी सी डी कॉलम है ना, अगर ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आप ए कॉलम का यूज करके बी कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, अगर हर ए एक कॉलम में से कोई भी एक वैल्यू उठाएं, मान लीजिए ए में बेसिकली आप समझ लीजिए कि ए मतलब वही रोल का कॉलम है और ये नेम का कॉलम है, ठीक है। तो आप जब भी कोई रोल बोले उसके लिए आपको एक यूनिक नाम मिल जाए तो आप बोलेंगे कि बी जो है ए पे फंक्शनली डिपेंडेंट है, राइट। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अच्छा ये जो ए है ना, ए एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, सिंगल कॉलम भी हो सकता है, या ग्रुप ऑफ कॉलम भी हो सकता है। मतलब एक सिंगल कॉलम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ कॉलम भी हो सकता है। वैसे ही बी भी सिंगल कॉलम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ कॉलम भी हो सकता है। कहता बस इतना है कि अगर ये बोले मतलब इसका यूज करके अगर आप इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो जो ये है बी सेकंड वाला, ये पहले वाले पे फंक्शनली डिपेंडेंट है, राइट। देखिए ए समझिए कि देखिए इसके बारे में इसका डेफिनेशन देखा तो आपको समझ आ जाएगा भाई डेफिनेशन एफडी का। अरे बता, एक, एक मिनट दीजिए, ये थोड़ा उतना आसान नहीं कि आप जितना जल्दी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट समझ में आएगा जरूरी है, मेरी गारंटी है। एक सेकेंड हॉल वाले पे जाते हैं। अ, देखिए ए फंक्शनल डिपेंडेंसी इन डीबीएमएस इज ए कंस्ट्रेंट वेयर वन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट, मतलब एक एट्रीब्यूट या वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है, यूनिकली डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट और सेट, मतलब दूसरा एट्रीब्यूट भी या तो एट्रीब्यूट हो सकता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है, इन अ टेबल डिनोटेड एज एक्स एरो वाई। जो चीज हम आपको यहाँ भी बताए थे कि एक्स एरो वाई, हम ए एरो वाई करके बताए थे कि अगर आपको ए जो है यूनिकली बी को आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो आप बोलेंगे कि बी जो है ए पे वो है, ठीक है, क्या बोलते हैं, फंक्शनली डिपेंडेंट है। जिसमें एक चीज होता है ये डिटर्मिनेंट और डिटरमाइंट, क्या बोल सकते हैं, एक टर्म वाला यहाँ पे लिखा होगा डिटर्मिनेंट, मतलब जिसको आप जो डिफाइन करता है, ठीक है, एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट साइड जो पहले है इसको आप बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। और ये जो है आपका इसको दूसरा लगा दें, अच्छा डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट है मतलब जो डिफाइन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ टाइप्स वगैरह है बट हम आपको एक और बार एक रियल एग्जांपल इसमें से कुछ ले लेते हैं। स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम। अभी हमने कुछ वैल्यूज वगैरह ले लेना है, एक टेबल मिल जाए अपने पास। नेम प्रोजेक्ट हॉबी, हाँ ये काफी है, इससे हम लोग पहचान लेंगे। गुड, इसमें आप देखिए अगर हम आपको बोले, ध्यान सुनिएगा, अगर हम आपको कहते हैं क्या नेम कॉलम से आप प्रोजेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम बोलते हैं कि रीटा का, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बोल रहे हैं रीटा, क्या नाम है इसका भाई याद है, रीटा का वो बताइए, प्रोजेक्ट बताइए, तो आप क्या बताएंगे हमको। रीटा का प्रोजेक्ट पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे इस टेबल को देख के।
भाई कुछ तो बताएंगे ना, मतलब देखिए आप बोलेंगे ना कि दो दो है, आपको दिख रहा होगा, आप बोलिएगा कि यहाँ पे एमएस भी दिख रहा है और रीटा के लिए ओरेकल भी दिख रहा है, राइट? कंफ्यूजिंग है कि नहीं है? अच्छा मान लीजिए अगर ये दोनों रो होता ही नहीं, अगर हम आपको पूछते कि रीटा का बताइए प्रोजेक्ट, तो आप लोग ओरेकल बोल देते कि नहीं बोलते? तो आपको पता है भले ही दो जगह है बट वहां पे भी आपको दोनों जगह वैल्यू सेम मिल रहा है। अगर ये दोनों रोज नहीं होता तो आप बोल सकते थे कि नहीं कि रीटा का प्रोजेक्ट ओरेकल है। अरे यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट है, नेम है, ठीक है। अगर ये दोनों रोज नहीं होता तो आप बोल सकते थे कि रीटा का जो प्रोजेक्ट है ओरेकल है। तो हमको बस यही बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों रो नहीं होता ना तो आप बोल सकते थे कि नेम कॉलम जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है प्रोजेक्ट कॉलम को। बट चूंकि ये दोनों है, क्योंकि रीटा के लिए ही दो वैल्यूज मिल रहा है, कभी एमएस मिल रहा है कभी ओरेकल मिल रहा है, तो आप इस केस में नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इस केस में आप यही बोलेंगे कि ये दोनों फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है, दिस इज नॉट, ठीक है। क्लियर? ये फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है, समझे? गुड। अभी एक और बताएंगे उसमें आपका होगा, ठीक है। एक सेकंड। होगा कब ये भी बताए थे एग्जाम्पल, इसमें अगर कुछ हमको मिल जाए। अच्छा चलिए मान लीजिए ये इसे इसमें कुछ कॉलम नहीं दिया है, अरे यार दिक्कत है। मान लीजिए कि ये कॉलम है आईडी नाम का, ठीक है। अच्छा ए बी सी, ये तो इसको ऐसे इसी का लिखे हुआ। सपोज कीजिए कि ये भी एक कॉलम है, ठीक है। इसको बोलते हैं आईडी, ये भूल जाइए ऊपर क्या लिखा है, ठीक है। आईडी है, मान लीजिए आईडी है। तो अगर हम आपको बोले कि P1 आईडी के लिए नाम बताइए तो आप क्या बताएंगे? P1 आईडी के लिए नाम बताइए तो आप क्या बताएंगे? रीटा बताएंगे। P2 के लिए भी रीटा रीटा बताएंगे। P3 के लिए भी रीटा बताएंगे। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो आईडी है ये मतलब फंक्शनली, तो जो हर कॉलम होगा ना, नेम नेम क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट है आईडी पे। प्रोजेक्ट भी जनरली फंक्शनली डिपेंडेंट है क्योंकि इसमें सारा वैल्यूज ही यूनिक है, ठीक है। देखिए अगर जिसका सारा वैल्यूज यूनिक हो जाता है ना, समझिए कि सब उस पे फंक्शनली डिपेंडेंट बन जाएगा, सब ही उस पे फंक्शनली डिपेंडेंट बन जाएगा। अगर कोई यूनिक हुआ तो सब उस पे फंक्शनली डिपेंडेंट बन जाएगा। ये तो बेसिक रूल है, मतलब सबसे सिंपल तो यही है कि अगर कोई कॉलम यूनिक है तो सबका सब उस पे फंक्शनली डिपेंडेंट होगा ही होगा। बट कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसमें रिपीटेशन है, जैसे मतलब डिफरेंट केस थोड़ा तब बनता है, अरे लाला हमको एक अपना से एग्जांपल लिखना पड़ेगा। सॉरी, रोल तो जनरली हो ही जाता है, आप समझिए कि नेम स्किल, बस नेम और स्किल रहने दे, ठीक है। राहुल, C++, रमन, जावा, राजू, पाइथन, एक और कोई राजू नाम का व्यक्ति है वो भी पाइथन कर रहा है, राइट। तो इस वाले केस में ना भले ही पहला वाला जो कॉलम है वो यूनिक नहीं है, ठीक है। पहला वाला जो कॉलम है वो यूनिक नहीं है, आपको दिख रहा है कि नेम कॉलम जो यूनिक नहीं है, फिर भी आप कह सकते हैं जो नेम कॉलम है ना, नेम कॉलम है आ, उस पे स्किल कॉलम जो है फंक्शनली डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि नेम कॉलम का कोई भी रो आप उठाएंगे, जैसे मान लीजिए ये राजू लिए, इसके लिए जो आप वैल्यू स्किल में चेक किए पाइथन मिला, अगर आप कहीं और अगर ये राजू मिलता भी है तो उसके लिए वैल्यू पाइथन मिल रहा है। फंक्शनली डिपेंडेंट केवल तब ही ना होगा ना जब यहाँ पे मान लीजिए इसमें से आप कोई दो उठाए हैं, जैसे मान लीजिए ये उठा लिया और ये उठा लिया, इसके लिए वैल्यू देखे तो कुछ और आ गया, इसके लिए वैल्यू देखे तो कुछ और आ गया। अगर ये दोनों सेम है तो उधर भी सेम मिलना चाहिए। मतलब इससे आप यूनिकली इसको आइडेंटिफाई कर पाए, दैट्स इट, इतना ही कम वो है, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी केस बनता है कि यहाँ पे ना कुछ और लिखे हुए हैं, मान लीजिए लिख दिया C#, ठीक है।
और यहाँ पे एक और कॉलम है, मान लीजिए कंपनी नाम का, तो ध्यान से सुनेंगे, कहा गया, मान लीजिए इसमें लिख दिया गूगल, जी जी, इसमें AMZ, Amazon, मेटा, और इसमें लिख देते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, एडोबी लिख देते हैं। देखिए इस वाले में नेम जो है यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा स्किल को, क्योंकि राजू के लिए कभी आप देख रहे हैं पाइथन दिख रहा है और कभी आप राजू के लिए वो दिख रहा है C# दिख रहा है, तो नेम तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। बट ये वाला चीज नहीं होगा कि नेम जो है स्किल जो है फंक्शनली डिपेंडेंट होगा नेम पे, ये बात सच नहीं है। बट एक बात जरूर सच होगा, कुछ क्या क्या कौन कौन सा फंक्शनल डिपेंडेंसी इसमें अगर आप लिखना चाहेंगे ना, तो देखिए बताते हैं। सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं कि नेम कॉमा स्किल क्या कर सकता है, किसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, कंपनी को, राइट। या फिर आप बात करें सिंगल स्किल कॉलम जो है ना, वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है नेम को, राइट। या फिर जो आपका स्किल कॉलम है वो यूनिकली कंपनी को भी आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि वो यूनिक है। सेम गोज विद कंपनी, कंपनी भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा। देखिए यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रूल सिंपल है कि जो पहला वाला होगा ना, उसका हर रो यूनिक होना, हर डेटा यूनिक होना चाहिए। अगर सारा यूनिक है तो ठीक है, अगर यूनिक नहीं भी है तब भी एक चांस है कि जो वैल्यू, मतलब मान लीजिए इसमें वैल्यू दो जगह कहीं रिपीट हो रहा है और यहाँ, तो जो वैल्यू इसके लिए मिले दूसरे में, वही वैल्यू इसके लिए भी मिल जाए। अगर मिल जाएगा तब भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगा, राइट। देखिए हम आपको बार बार कह रहे हैं, अगर इसमें सारा यूनिक है वैल्यूज तो फंक्शनल डिपेंडेंसी पक्का है कि होगा ही होगा। अगर नहीं भी हो रहा है तो मान लीजिए यहाँ पे इसमें कोई दो डेटा रिपीट हो रहा है, तीन रिपीट हो रहा है, तो तीनों के लिए वैल्यूज, एक के लिए जो इधर मिलेगा दूसरे के लिए भी वही मिलना चाहिए, तीसरे के लिए भी मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बोलेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी है। बात समझ में आया? सबसे इजी चीज है कि अगर इसमें सारा यूनिक हो गया तो फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा ही होगा। किसमें? पहले वाले हम बोल रहे हैं, x अगर y है तो इसमें अगर सारा यूनिक हो गया तो फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा ही होगा। बट अगर बाई चांस कहीं रिपीट भी हो रहा है तो जो वैल्यू एक के लिए मिल रहा है वही दूसरे के लिए भी मिले, तब जाके तब भी फंक्शनल डिपेंडेंसी रहेगा। इसके बारे में और फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करें। कितना टाइम हुआ आज? 9:31, बस काफी है आज के लिए, ठीक है। आप लोग इसको फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया लेक्चर हम आपको बताएंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा काम देगा। आप लोग, वैसे तो हम भी पढ़ा रखे हैं, ठीक है, बट कहते हैं ना उसको, 21 दिन में अगर पैसा डबल होता है, वो कंपनी भी किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करती है, वो 7 दिन में डबल करता है, तो आप डायरेक्ट 7 दिन वाले के पास जाइए। मतलब हम जहां से पढ़े वो आपको डायरेक्टली बता रहे हैं, ठीक है। जैनीज, आप लोग शायद इनको जानते होंगे बहुत बढ़िया से, फंक्शनल डिपेंडेंसी, शायद आपको मिल ही जाएगा। देखिए ये जो लेक्चर 4 है ना, इन मैडम का फंक्शनल डिपेंडेंसी आप एक बार देख लिया, आपको बढ़िया से समझ आ जाएगा। इसमें 24 लेक्चर्स का डीबीयू में से ऑलमोस्ट बढ़िया है, बट इसमें 4th लेक्चर है फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में, बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप लोग इसको और पढ़ के देखिएगा, मजा आएगा, राइट। और नहीं आया तो एक बार हमको कंप्लेन करने आ जाइए, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैम का नाम है जेनीज लेक्चर CSIT कुछ भी है, बट कुछ बात नहीं, फंक्शनल डिपेंडेंसी। हाँ मैम अच्छे हैं, इसलिए थोड़ा टॉपिक अच्छा लगता है, तो कोई बात नहीं है, इसीलिए 1.2 मिलियन व्यूज। ऐसा सिर्फ मैम की वजह से नहीं है, दोस्त पढ़ाते भी अच्छा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय। मजाक नहीं दोस्त, मैंने एक्सेप्ट किया नहीं, हम बढ़िया पढ़ाते हैं। कहाँ गया यार? सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। एंड करते हैं क्लास को विथ मैम का प्रमोशन। बहुत बढ़िया, हमारे पास देखे हम डाउनलोड पढ़ा था, हम ना इसको 2-3 बार देखे थे, इतना बताइए कि मेरे को समझ में आ गया अंतिम में, ठीक है। कि अगर इधर वाला जो है जनरली इतना अच्छे से याद है कि आप सोचा अभी हम देखे भी नहीं है कि हम लास्ट टाइम हमको याद भी नहीं कि हम कब पढ़े होंगे, बट अभी तक हमको याद है कि हाँ इधर वाला रो अगर यूनिकली इधर वाले को आइडेंटिफाई करेगा तो फंक्शनल डिपेंडेंसी है इधर वाला। अच्छा ये टर्म हम भूल जाते हैं कि किसको डिटर्मिनेंट और किसको ये बोलते हैं, ये टर्म अभी फिर गूगल पे लिखा होगा। बट डेफिनेशन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है कि इधर कहीं लिखे हुए ना, कहाँ चला गया, हाँ ये लिखा हुआ है। ये डिटर्मिनेंट जो डिफाइन करता है उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, और जो डिपेंडेंट होता है उसको डिपेंडेंट बोल देते हैं। वाई जो दूसरा वाला था वो डिपेंडेंट होता है, पहला वाला डिटर्मिनेंट होता है, मतलब क्योंकि वो डिफाइन कर रहा है, राइट। और दूसरा वाला डिफाइन हो रहा है, इसलिए उसको डिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़िएगा और जो वीडियो है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो बस
व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डे। मिलेंगे इसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा, किधर है भाई रिकॉर्डिंग?